226 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लगातार 200 में आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए पहले ही 200 आपके 2 अंकी वाले और 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैंने कवर करा दिए हैं। साथ ही हम वस्तुनिष्ठ भी देखते जा रहे होंगे। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th पॉलिटिकल साइंस टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ओके, जो क्वेश्चन बताऊं हाई चांस है उनके आने के, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करते जाइएगा। ओके, लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन है, कम समय है जैसे आपके पास और आपको तैयार करना है। तो जिन विद्यार्थियों ने पहले से तैयारी की है उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, रिवीजन करेंगे तैयार आपके हो जाएंगे। ओके, जो विद्यार्थी क्या है जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा है उन विद्यार्थियों को क्या करना है, थोड़ा जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ओके, तो उसके वो आपको सॉल्यूशन को समझना है, समझने का प्रयास करिएगा और मेन जो पॉइंट होते हैं उनको आपको तैयार करके रखना है। क्योंकि माइंड में बड़ी बड़ी लाइनें याद करना मुश्किल है, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट आप माइंड में सेट कर सकते हैं। तो आपका कोई भी बड़ा सॉल्यूशन है उसको छोटे छोटे पॉइंट में आपको तोड़कर उनको याद करने का प्रयास करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, तो आपको क्या है टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। तो हमारा क्या है 4 अंकी वाली अति महत्वपूर्ण प्रश्न का ये हमारा क्या है पार्ट 1 रहने वाला है। तो मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है। मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है और सोचने से ज्यादा कोशिश करना जरूरी है। 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करें तो आपके किन किन अध्याय से 4 नंबर के पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं अध्याय 3 है आपका समकालीन दक्षिण एशिया, अध्याय 4 आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन, इन 2 अध्याय से आते हैं। आगे भी 2 आपके अध्याय हैं उनसे आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उनके मैं इंपॉर्टेंट कवर करा दूंगा। अभी तो हम क्या अध्याय 3 और अध्याय 4 से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आना फिक्स है। तो इन अध्यायों में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है दक्षिण एशिया की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया था। ओके, तो ये आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। जैसे तो आपका यही हो गया दक्षिण एशिया की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। ये आ सकता है क्वेश्चन कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति एवं सहयोग किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं, पहले हम देख लेते दक्षिण एशिया जो क्षेत्र है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो क्रम से विशेषताएं 4 पॉइंट में आपको तैयार करके रखनी है कि दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव तथा श्रीलंका सम्मिलित हैं। कभी कभी अफगानिस्तान तथा म्यांमार को भी इस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। हालांकि चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, तथापि इसको दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता है। चीन को क्या है दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं मानते हैं, बाकी ये सभी देश शामिल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भावना व शत्रुता, आशा एवं निराशा और पारस्परिक संकर विश्वास साथ साथ विद्यमान रहता है। इसके साथ ही विविधताओं से परिपूर्ण इस क्षेत्र में उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व बंगाल की खाड़ी इससे एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र बनाते हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्र की भौगोलिक विशिष्टता भी इस उपमहाद्वीप क्षेत्र में भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठेपन का परिचायक है। तो यह आपका दक्षिण एशिया की विशेषता है। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको ये अगर दक्षिण एशिया की विशेषता पूछे तो ये 4 पॉइंट बताना है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति और सहयोग किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। ओके, अगर पूछा जाए दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति और सहयोग किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, तो ये 4 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि शांति और सहयोग बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य किए गए। तो अनेक दक्षिण एशियाई देशों में राजनीतिक अस्थिरता है, अतः वह राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने की जरूरत है। कई सारे ऐसे देश हैं दक्षिण एशिया में कि जिनमें राजनीतिक अस्थिरता रहती है, तो राजनीतिक स्थिरता बनाने का प्रयास किया गया। दक्षिण एशियाई क्षेत्र आज आतंकवाद जैसी चुनौती का सामना कर रहा है, अतः आतंकवाद का समूल नष्ट किए जाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में विशेष में रूप से गरीबी और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अतः दक्षिण एशियाई क्षेत्र में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने हेतु कारगर कदम उठाए जाने चाहिए। तो दक्षिण एशिया क्षेत्र के सभी देशों को अपनी समस्याएं परस्पर मिलजुल कर हल करनी चाहिए। उन्हें दक्षिण अथवा सार के माध्यम से परस्पर सहयोग को और अधिक बढ़ाना चाहिए। तो ये दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति और सहयोग को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है सार्क संगठन के उद्देश्य लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में क्वेश्चन आने के हाई चांस है। सार्क संगठन के उद्देश्य तो आपको तैयार करके रखना है। सार्क संगठन के क्या क्या उद्देश्य है। सार्क संगठन का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण एशियाई लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हुए उनके जीवन स्तर को सुधारना है। सार्क का उद्देश्य अल्प विकसित देशों के साथ मिलकर सहयोग को और मजबूत प्रदान करना है। इसके साथ ही सार्क संगठन परस्पर क्या है विश्वास और समझ एक दूसरे की समस्याओं का सहयोग देता है। सार्क संगठन एक समान उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों का सहयोग करता है। तो यह आपका सार्क संगठन के उद्देश्य है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दक्षिण देशों के मध्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा स्वयं को मजबूत बनाना सार्क का ही प्रमुख उद्देश्य है।
और सार्क संगठन का एक अन्य उद्देश्य सभी लोगों के सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने, अपनी क्षमता का एहसास कराने के साथ आर्थिक, सामाजिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में समुचित अवसर देकर विकास की ओर कदम उठाना है। ये है सार्क संगठन के उद्देश्य। आपको 6 पॉइंट में बताया है, आपको कोई भी 4 पॉइंट पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे, स्पष्ट कीजिए। ताशकंद समझौता हुआ तो उसके प्रावधान आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ताशकंद समझौता, पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए किसके मध्य हुआ। ये पहले ही आपको 2 नंबर में आपको समझा चुका हूँ। ताशकंद समझौता आपको यहाँ समझाया था 2 नंबर में कि किसके मध्य हुआ, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच हुआ था। और 2 शर्तें लिखी, ये आपका क्या है, शॉर्ट में इस तरीके से आता है। बाकी मुख्य प्रावधान का होते तो वही बातें यहाँ बताई जा रही, जो शर्तें हैं वही इसके प्रावधान में भी आप बातें बताई जा रही हैं कि कैसे। पहला था कि दोनों पक्ष इस बात पर प्रयास करेंगे कि उनके बीच अच्छे पड़ोसी जैसे संबंध विकसित हों। वे अपने आपसी विवाद शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे, बल प्रयोग को मदद नहीं लेंगे। इसके साथ ही दोनों पक्ष युद्ध विराम की शर्तों का परिपालन करेंगे, जो शर्तें नहीं युद्ध विराम की वो परिपालन करेंगे। इसके साथ ही उनके सभी हथियार भर सैनिक 5 अगस्त 1965 से पूर्व स्थान पर क्या वापस आ जाएंगे। दोनों परस्पर एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रचार को प्रोत्साहन करेंगे। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों का पुनः बहाल करते हुए आर्थिक और व्यापारिक संबंधों का समान रूप से फिर स्थापित किया जाएगा। दोनों देश युद्धबंदियों को प्रत्यावर्तित करते हुए एक दूसरे के हस्तगत की जाएंगी। यानी जब युद्ध चल रहा था तो कुछ पाकिस्तान के सैनिक पकड़े गए, ओके, भारत के पाकिस्तान में पकड़े गए, तो जो युद्धबंदी है उनको क्या वापस लौटा दिया जाएगा। ओके, इस प्रकार से ये थे प्रावधान। तो अपने नॉर्मल तरीके समझ लीजिए, पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, फिर आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच तनावों के कारण लिखिए। एमपीओ एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। भारत और बांग्लादेश में तनाव के कारण क्या है। ओके, तनाव के क्या कारण है वो सिंपल आपका दिया हुआ है। ये पहला है आपका मेन कि देखिए, हालांकि बांग्लादेश के निर्माण में भारत की निर्णायक भूमिका थी। यानी बांग्लादेश जो बना पहले, जो पश्चिमी पाकिस्तान है, ओके, वो जो आपका पाकिस्तान का एक हिस्सा क्या है, जो बांग्लादेश था पहले, लेकिन जो मेन जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश वाला जो एरिया है, अब देखिए भारत है, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है, लेकिन ये हिस्से में बंटवारा, हिस्से में क्या है, ये पाकिस्तान को हिस्सा मिला था। अब देखिए ये मेन वाला जो पाकिस्तान है, ये क्या लगातार इस पर अत्याचार करता था। ये पाकिस्तान का हिस्सा ही था, ओके, लेकिन इस पर लगातार अत्याचार कर रहा था। इसके साथ ही भेदभावपूर्ण की नीति अपनाई जा रही थी, इसलिए यहाँ पर आंदोलन हुआ और आंदोलन में सहयोग किया क्या है, भारत ने। ओके, और इससे क्या है, आज़ाद कराया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के विभिन्न मुद्दों पर लेकिन तनाव रहता है। संक्षेप में दोनों देशों में तनाव के कारणों के निम्नलिखित बिंदु हैं। पहला है, बांग्लादेश के हिंदू एवं बिहारी मुसलमान अपनी सुरक्षा के गुहार लगाते हुए अवैध रूप से भारत की सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ करते रहते हैं, जिससे दोनों देशों के संबंध में तनाव व्याप्त रहते हैं। साथ ही मतलब बांग्लादेश के जो कुछ लोग हैं घुसपैठी की तरफ क्या है, आते रहते हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश के मध्य मोहरी नदी विवाद ने भी परस्पर क्या दोनों राष्ट्रों के संबंध को खटास पैदा कर दी है। नवमुर द्वीप विवाद भी बांग्लादेश और भारत के संबंधों के तनाव का एक कारण है। इसके साथ ही चकमा शरणार्थियों को वापस बांग्लादेश भेजने के लिए दोनों देशों के बीच 9 मार्च 1997 एक समझौता किया जा चुका है, लेकिन अभी भी यह दोनों देशों के बीच तनाव पैदा करने का कारण बना हुआ है। इसके साथ ही इस्लामिक होने के कारण बांग्लादेश का पाकिस्तान की ओर झुकाव है और उसके द्वारा आतंकवाद को गुप्त तरीके से समर्थन देने के कारण भी दोनों देशों के संबंध में तनावपूर्ण है। यानी जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में क्या है, इस्लामिक देश, यानी बहुत सारे यहाँ मुसलमान भी रहते हैं। ओके, तो इसलिए क्या पाकिस्तान की ओर ज़्यादा झुकाव है, पाकिस्तान की झुकाव है, तो इसलिए ये आतंकवाद को भी क्या है, लोग छुपे क्या सहयोग देता है। ओके, तो ये भी एक तनाव का कारण है। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है। एमपीओ एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो 26 में आपका आ सकता है। दक्षिण एशिया की शांति एवं सहयोग में सार्क का क्या योगदान है। दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग है बना हुआ है, इसमें सार्क का क्या योगदान है। तो सार्क का योगदान भी यहाँ पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। आप लोगों को लग रहा है कि 4 बहुत ज़्यादा यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो अब 4 नंबर का तो ज़्यादा थोड़ा आपको पढ़ के रखना पड़ेगा। और वैसे भी पूरा एकदम तरीके से नहीं रटना है, थोड़ा आपको है शॉर्ट टाइम में पॉइंट वाइज पॉइंट याद करके रखिएगा, फिर अपने हिसाब से आप लिख पाएंगे। तो क्या क्या सहयोग रहा सार्क का योगदान। सार्क ने अपने 8 सदस्यों को परस्पर पास लाने के का कार्य किया, जिसमें उनमें आपसी तनाव घटे। मतलब सार्क ने क्या है, सभी को शांति बनाया। ओके, सभी को क्या किया, एक आपस में एक साथ लाने का प्रयास किया ताकि इनमें क्या है, आपसी तनाव घटे। सार्क के सहयोग से ही भारत पाकिस्तान के बीच जो कटुता कम हुई, तो दोनों ही देश युद्ध के जोखिम कम करने हेतु परस्पर विश्वास करने पर सहमत हुए। दूसरा है, सार्क की वजह से इस क्षेत्र में के देशों में कुछ भी अंतराल की परस्पर बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिसके उनके मध्य उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे मतभेद सफलतापूर्वक सुलझ जाते हैं। यानी सार्क क्या करता है,
लगातार मीटिंग कराता रहता है देशों की, जैसे उनके आपसी मतभेद होंगे, उनके कोई डाउट होगा तो वो आपसी में क्या है बात कर लेते हैं तो उनमें सुलझ जाते हैं। नहीं तो क्या है कई बार हमें क्या शक हो जाता है, शक के कारण भी हम क्या है मान लीजिए पाकिस्तान ने कोई काम नहीं किया फिर हमें उसे शक है हो गया, शक के कारण भी क्या है कई बार ये युद्ध की तक के चांस आ जाता है। तो ये आपसी मतभेद भी सुलझते रहते हैं, तो इससे भी शांति बनी रहती है। सार्क के माध्यम से दक्षिण एशियाई देशों ने अपने आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु सामूहिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, जिसके फलस्वरूप क्षेत्र में विदेशी शक्तियों का प्रभाव कम हो गया। सार्क ने एक संरचित अन्न भंडार की स्थापना की जो दक्षिण एशियाई देशों को आत्मनिर्भरता की भावना की प्रबल होने का परिचायक है। 2004 में सार्क सदस्यों ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता यानी साप्टा हस्ताक्षरित करके एक ऐतिहासिक कदम उठाए। यदि समस्त दक्षिण एशियाई देश अपनी सीमा रेखा से बाहर मुक्त व्यापार करेंगे तो क्षेत्र में शांति और एवं सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत होगी। उल्लेखनीय कि यह समझौता 1 जनवरी 2006 को प्रभावी हो चुका है। इसके भारत सहित सभी दक्षिण एशियाई देशों को लाभ हुआ तथा देश तथा क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मामलों में सहयोग में भी बढ़ोतरी हुई। तो ये आपका दिया हुआ है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सार्क के सहयोग और शांति बनाने के लिए सार्क का क्या योगदान रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है दक्षिण से यानी सार्क। सार्क में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। सार्क में भारत की क्या भूमिका है वो आपको बताना है। तो ये आपको उसको पूरे थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप कि सार्क की स्थापना को लेकर आज तक किसकी गतिविधि तथा अभिवृद्धियों में दिशा में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र के सर्वाधिक विशाल और शक्तिशाली देश भारत की भूमिका सदैव सकारात्मक रही है। अपनी विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए अन्य सार्क देशों की मांग पर शांति व व्यवस्था स्थापित करने के लिए वहां अपनी सेना तक भेजी है। मालदीव और श्रीलंका के आग्रह पर भिन्न भिन्न कारणों से वहां अपनी सेनाएं भेजी हैं जो देश की पूर्ति के पश्चात स्वदेश वापस लौट आई। बांग्लादेश में 1977 की बाढ़ के प्रयोग के समय भारत के विभिन्न प्रकार के बांग्लादेश की सहायता की थी। नेपाल की अर्थव्यवस्था में भारत पर निर्भर है। भूटान और भारत ने संबंध सदैव अत्यंत मधुर और घनिष्ठ रहे हैं। भूटान की विकास की परियोजना आज भी भारत में देखरेख में चल रही है। दक्षिण में तीसरे शिखर सम्मेलन में किए गए दक्षिण एशियाई संरक्षित खाद्य भंडार समझौते के अंतर्गत भारत ने सर्वाधिक 53.200 टन खाद्यान्न भेंट करके योगदान दिया था। तो इस बार से बताया जा रहा है कि सार्क की क्या भारत में भूमिका है, तो वो इन पॉइंटों के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से भारत क्या है सबका सहयोग कर रहा है। तो आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल, ये तो आपको पता होना चाहिए सार्क से आप क्या समझते हैं और सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो ये आपके सार्क के बारे में दिया हुआ है और सार्क के सदस्य देशों के नाम जो कि आपके शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो तैयार करके आपको रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अगर प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं प्ले स्टोर से अनुवाद स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आपको ऐप से आपको पॉलिटिकल साइंस का कोर्स ज्वाइन कर लेना है। कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्या कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो प्रॉपर आप तैयारी कर पाएंगे। ओके, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आपका इसके साथ तैयारी तो होगी और बार बार आप आसानी से रिवीजन कर पाएंगे क्योंकि आपके पास होगा पीडीएफ मटेरियल। तो कोर्स लेते समय आपको वैसे भी कोर्स की फीस बहुत कम है, लेकिन कोर्स जब लीजिए तो पॉलिटिकल 80 कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा। 100 रुपये का आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, यानी नाम मात्र की फीस में आपको क्या कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे और रिवीजन हो पाएगा। मटेरियल लेकर आप जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो अध्याय 4 हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यहाँ से भी आपका क्या है 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। तो यहाँ से क्वेश्चन आना है आपका। अब देख लेते हैं कौन क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। सबसे पहले आपको तैयार करके रखना है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 4 कार। एमपीएससी 23 में आया, 24 में आया, तो आपका 26 में आ सकता है। बहुत हाई चांस रहने वाले हैं, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं क्या क्या कार्य होते हैं, 4 पॉइंटों में आपको दिया हुआ तैयार करके रखना है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अपने सदस्यों के राष्ट्रीय हितों के एकीकरण एवं अभिव्यक्ति हेतु विविध कार्य क्रियान्वयन करते हैं। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय संगठन इच्छुक देशों के विश्व पटल पर अपने हितों को स्पष्ट करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। फिर यह संगठन राज्यों का समाजीकरण करते हुए उन्हें वैश्विक प्रणाली में ढालते हैं। जिस तरह राष्ट्रीय व्यवस्था में नागरिकों को सामाजिक बनाने हेतु सैन्य बलों तथा विद्यालय जैसे संस्थान, ठीक उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी उन्हें इसी तरीके से शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता है। ओके, तो इसमें क्या काम करता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन कि जैसे मान लीजिए कोई काम सीखना होगे तो हम क्या है उसकी कोचिंग कर सकते हैं। कोई भी हमें काम करना सीखना है, उसकी कोचिंग जो अलग चलती है। ओके, अगर हमें क्या पढ़ाई कर रहे हैं, टॉपिक सीख रहे हैं तो स्कूल जा रहे हैं। तो लेकिन अगर किसी को देश चलाना है, देश में क्या कार्य करने चाहिए उन्नति के लिए, विकास के लिए, अगर उस देश को सरकार को समझ में नहीं आ रहा तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन को सहयोग करेगा। वो समझाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन समझाएगा कि कैसे हमें क्या है देश को विकास में आप कर सकते हैं। तो वो उसके क्या है सहयोग उसमें भी देता है, शिक्षित करता है। जैसे यह संगठन अपने सदस्य के मध्य
संबंधों की व्यवस्था हेतु नियम नियमित करता है और यह नियम निर्णय, संकल्प, सिफारिश, सम्मेलन, घोषणा तथा संधि या समझौते के स्वरूप ले सकते हैं। अधिकांशतः नियमों को प्रभावी स्वरूप देने के हेतु अपने सदस्यों को सहमति ली जाती है और यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए मापदंड एवं कानूनों का निर्माताओं के रूप में भी कार्य करता है। तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 आपको उद्देश्य बताने हैं। तो 4 प्रमुख उद्देश्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं और हाई चांसेस के भी आने के, एमपी ओडिज्म 22 में क्वेश्चन आया था, फिर इसके बाद नहीं आया है। तो ये आपका दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 उद्देश्य। पहला है युद्ध एवं विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करना, फिर समानता, अधिकार एवं आत्मनिर्णय, फिर नेक्स्ट है विभिन्न समस्याओं का समाधान, फिर समन्वय की स्थापना करना। तो ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य है। तो आपको क्या करना है, जब सॉल्यूशन तैयार करें पहले तो आपको हेडिंग याद होनी चाहिए कि युद्ध एवं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, समान अधिकार एवं आत्मनिर्णय, विभिन्न समस्याओं का समाधान और समन्वय की स्थापना करना। फिर उसके बारे में आपको क्या है पढ़ना है अच्छे से, किस प्रकार से जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो युद्ध एवं विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करता है, समान अधिकार और आत्मनिर्णय से क्या मतलब है, विभिन्न समस्याओं का समाधान किस तरीके से करता है और समन्वय की स्थापना किस तरीके से करता है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के आपको कोई 4 कार्य बताने हैं। एमपी एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, इसके भी आपके हाई चांस रहने वाले हैं, एकदम प्योर सिलेक्टेड आपको बता रहा हूँ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 कार्य क्रम से हमारे दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं तथा सुरक्षा का संबंधी कार्य करते हैं और इनकी स्थापना जिस चार्टर के अंतर्गत की गई है वह पहले अनुच्छेद है, विश्व शांति हेतु उत्पन्न होने वाले खतरों को रोकना और उनको समाप्त करने का प्रावधान है। सबसे पहले ये मतलब उसका सबसे ज्यादा प्रमुख कार्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये सबसे ज्यादा प्रमुख कार्य रहने वाला है कि क्या करना कि विश्व शांति में जो उत्पन्न खतरे हैं उनको रोकना और उन्हें समाप्त करने का प्रावधान करना। और इस संबंध में सुरक्षा परिषद निर्णायक भूमिका का निर्वहन करती है। जैसे अन्य दूसरा कार्य दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक विकास संबंधी कार्यों का क्रियान्वयन भी करती है। इसके अंतर्गत वह विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा वरीयता, व्यापार की सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की वित्तीय एवं मौद्रिक सहयोग उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ विविध सामाजिक कार्य जैसे बच्चों, शरणार्थियों और महिलाओं के इत्यादि का कल्याण भी करती है। विकासशील और अविकसित देशों के स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान तथा विविध रोगों के उन्मूलन हेतु उसके द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना भी किया गया है। ओके, मतलब स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए ओके सब व्यक्ति के कल्याण के लिए, स्वास्थ्य कल्याण के लिए क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई है। और यहाँ हम दोस्तों देखें तो जैसे आपने ये आपके हो जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य और इसकी ये थे आपके उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। तो उद्देश्य और कार्य दोनों आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला, दोनों में से कोई ना कोई अभी आपका 2026 में आने के हाई चांस है, तो दोनों को अच्छे से आपको तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों को लिखिए। अब ये क्वेश्चन आपका एमपी 22 में है तो 2025 में भी आपका जा चुका है, तो आने के कम चांस है, नॉर्मल तरीके से आपको पढ़ के रखना है। ओके, नेक्स्ट आपका आ सकता है क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का उल्लेख कीजिए। एमपी एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे भी आपको पढ़ के रखना है। एमपी एग्जाम 26 में आपका आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं, तो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं आपका महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। पहले तो आपको ये 6 अंग है, 6 के अंग के नाम पहले होना चाहिए क्लियर कि भैया ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। पहले ये नाम अंग याद होने चाहिए, फिर उनके बारे में आपको 2 लाइन आपको तैयार करना है। महासभा, फिर सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, बाकी नाम में इनके राज छुपा हुआ कि ये इनका क्या काम होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। तो पहले इनको आपको क्या अंग तैयार कर लीजिएगा नाम, फिर उनके बारे में दोस्तों आपको क्या है 2 लाइन पढ़ के रखना है, वो पूरे दिया हुआ है, सिंपल लैंग्वेज दिया है, 2 लाइन में मैंने भी आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन भी आप तैयार हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो जिनकी अब आने के हाई चांस है। ओके, तो देख लेते हैं कौन से। भारत एवं नेपाल के मध्य कौन सी संधि हुई, जी आपका 3 से। ओके, तो कौन कौन सी संधि हुई, नॉर्मल आपसे क्या है पूछा जा सकता है, तैयार करके आपको रखना है। मैन हुई, मैत्री संधि, अगर इसे एक शब्द में पूछ लिया जाए क्योंकि एक शब्द में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मैत्री संधि हुई। बाकी अगर लॉन्ग में आ रहा तो किस तरीके से आपको लिखना है ये तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको तय करना है पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कारण। पाकिस्तान में क्या लोकतंत्र है वो कमजोर होता जा रहा है, तो इसके क्या कारण है, लोकतंत्र इसमें इतना क्यों कमजोर है। लोकतंत्र यानी देखिए वहाँ के लोग, पाकिस्तान में बात करें तो लोकतंत्र ज्यादा कायम नहीं रहता है, बार बार राजतंत्र लग जाता है, यानी मतलब सैनिक शासन लग जाता है। तो सैनिक शासन लग जाता है, फिर लोकतंत्र की स्थापना होती है जैसे जैसे, फिर सैनिक शासन लग जाता है, तो सैनिक शासन ज्यादा प्रभावी है लोकतंत्र की अपेक्षा, तो लोकतंत्र कमजोर है वहाँ का। तो इसके कारण पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको तैयार करना है। इसके आगे दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको सुरक्षा परिषद के आपको कार्यों को देख लेना है। सुरक्षा परिषद होती है, ये क्या कार्य करती है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास करती है,
ओके, इसके साथ ही शांति भंग की परिस्थितियों को टालने और झगड़ों की छानबीन की जांच पड़ताल। ये नाम में ही राज छुपा हो, नाम मतलब हेडिंग बस याद कर लीजिए। हेडिंग बस आप याद कर ले तो अपने हिसाब से 2 लाइन आराम से लिख पाएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। अगर ओके हेडिंग बस पढ़ लीजिएगा, सुरक्षा परिषद कार्य तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास करना और शांति भंग की परिस्थिति को टालना और झगड़ों को छानबीन करना, जांच करना, स्वर्ण निर्णयों का क्रियान्वयन करना और कार्य योजना बनाना। ये रहता 2 लाइनों में बताया जा रहा है। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी सुरक्षा परिषद में दोस्तों आपके 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत भी स्थायी सदस्य बनना चाहता है। ओके, तो इसके भारत स्थायी सदस्य बन सकता है। इसके ऊपर आपको तर्क बताने से भारत क्या ऐसी खूबियां हैं, क्या विशेषताएं हैं कि भारत भी स्थायी सदस्य बन सकता है। तो लगभग जो खूबी जो विशेषताएं चाहिए वो भारत के पास हैं। लेकिन एक दिक्कत रहती है कि स्थायी सदस्य बनने के लिए जो बाकी जो 5 स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्य उन्हें अनुमति देनी पड़ेगी, उन्हें अपने उन्हें कहना पड़ेगा कि हाँ सहमत होना पड़ेगा। लेकिन चीन भी क्या है, स्थायी सदस्य है और चीन अपनी वीटो पावर का उपयोग करके क्या है, भारत को स्थायी सदस्य नहीं बनने देता है। तो बाकी ये दिया हुआ है कि भारत में क्या है, जनसंख्या है वो बहुत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ओके, कम से कम पूरी कुल जनसंख्या का 1/5 में भाग निवास करता है। इसके साथ ही आपका ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, तो इसे आपको तय करना है। तीसरा पॉइंट दिया कि भारत क्या विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए गए शांतिमय कार्यों, वैज्ञानिक अनुसंधानों और आर्थिक सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लिया है। 3 पॉइंटों से ये विशेषता है जिससे क्या है भारत स्थायी सदस्य बन सकता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारतीय मूल के तमिलों की भूमिका, प्रमुख भूमिका आपको बतानी है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में आपको समझाना है। तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष क्या है तो वो आपको तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट रहने वाला सिंपल शॉर्ट में दिया हुआ है किस प्रकार से रहा कि मूल तमिल की भूमिका प्रमुख है। आजादी से पूर्व अंग्रेजों कुछ तमिलों को मजदूर के रूप में क्या श्रीलंका भेजा था। भारत के कुछ तमिल क्या है श्रीलंका में चले गए, फिर वही जो तमिल थे बस गए। ओके, बसना जाहिर और इसी बार से लगातार बसते चले गए। इससे क्या हुआ, श्रीलंका में जो सिंगली समुदाय था लोगों को मानना था कि श्रीलंका सिंगलियों का है, इसलिए तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बढ़नी चाहिए। ओके, और उनका भेदभाव होने लगा तमिलों के साथ। इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण तमिलों को असंतोष व्याप्त हो गया और 1983 में उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम लिट्टिक की जन्म हो गया, जिससे क्या सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया। तो ये आपका श्रीलंका जातीय संघर्ष शॉर्ट में दिया, तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांत, तो उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, समानता का निर्वहन करना। इसके आगे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और शांति एवं सुरक्षा। तो ये हमारे दिए संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांतों, इसे भी पढ़ के रखिएगा। तो ये कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने कहा 4 अंक वाले जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन उत्तर थे कवर कर लिए हैं। अब कुछ और क्वेश्चन आपके रह जाते हैं, एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, लास्ट पार्ट आएगा, जिसमें कुछ और आपको 4 नंबर वाले प्रश्न कवर कराने तो आपको करवा दूंगा। बाकी क्रम से दोस्तों 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और आपके वस्तुनिष्ठ वीडियो देखना चाहते हैं 12th पॉलिटिकल साइंस टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण उसे आप जरूर पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही इंस्टाग्राम में फॉलो करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।